guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉट सीरीज चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने अब तक अपने चैप्टर 7 तक वन शॉट कर लिया है। अब बारी है सर हमारे चैप्टर 8 का। तो सर चैप्टर 8 क्या है हमारा? तो चैप्टर 8 है हमारा प्यारा सा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार जिंदगी में आप सब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री को जानने वाले हो। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत होता है, इसलिए चैप्टर का नाम ही दे दिया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को आपको जानना है, उससे परिचय। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के अपना चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर का वेटेज हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 से 9 नंबर का कई बार देखा गया। तो अगर किसी को 8 या 9 नंबर अपने पूरे पक्के करने हैं इस चैप्टर से, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण पार्ट छूट जाएंगे तो आप फिर बोलोगे कि सर वो पार्ट में क्या था, मुझे नहीं पता। तो ओके, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए पीछे की पढ़ाई होना जरूरी है, इसलिए स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर वी हैव स्टडी द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो सर जो हमारा एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बच्चों, ये जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है। अब सर वो ग्रीक वर्ड क्या है, मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, आप मत घबराओ। सवाल की तरफ चलेंगे, फार्मूलाज भी देखेंगे, सवाल भी करेंगे, इंट्रोडक्शन बेसिक से एडवांस तक भी जाएंगे। तो बेसिक तो पहले देख लो, एक आएगा तो मैं फार्मूला बनाना स्टार्ट नहीं कर दूंगा, है ना। बेसिक से हमको चलना पड़ेगा बच्चों। शुरुआत है तो शुरुआत से ही चलेंगे हम लोग, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आखिरी में चले जाएंगे, डायरेक्ट छलांग मार दें। छलांग कम लगाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे लगाओ। ओके, हाँ सर ठीक है। तो सर ये जो हमारा वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक बच्चों ग्रीक वर्ड से आया था। आया था क्या? आया है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड से आया है बच्चों, वर्ड से आया है। अब सर वो ग्रीक वर्ड क्या है? तो वो सर 3 ग्रीक वर्ड थे। पहला था सर ट्राई, फिर था बच्चों गॉन, एंड देन थर्ड वर्ड था बच्चों मेट्रॉन। आप सोचोगे सर ये वर्ड कैसा कैसा वर्ड लिखा बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है इसलिए आपको ऐसा ऐसा लग रहा है। तो ट्राई का मतलब होता है मेरे बच्चों 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और ग्रीक भाषा में मेट्रोन को बोलते हैं मेजर। ग्रीक भाषा में मेजर को बोलते हैं मेट्रॉन। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, मतलब कि 3 साइड्स का मेजर, 3 साइड का जब हम मेजर करते हैं, दैट वी कॉल ट्रिगोनोमेट्री। एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ वर्ड है जो आपको दिख रहा है। तो सर आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका डिफिनेशंस क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? देन आई विल टेल यू द डिफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, तब ना आगे बढ़ोगे, है कि नहीं। किसी से मिलने से पहले नाम वाम पूछते हो कि नहीं? हाँ वही ये बात है, नाम वाम देख लो। ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। जैसे सर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ, इट इज़ अ स्टडी ऑफ, इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइड्स, या ऐसे बोल सकते हो इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। सर रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप। इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा। ट्रिग्नोमेट्री का सीधा सा मतलब होता है जब भी हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, सर किसका रिलेशनशिप? अरे आपका नहीं, इधर देखो, साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप। ट्राइंगल के साइड और एंगल के रिलेशनशिप के बारे में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, देन वी से दैट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को फर्दर आगे जानने वाले हैं। ये स्लाइड आगे बढ़ चुका है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देन जो सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि पूरे चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर यूज होने वाले हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं जस्ट अभी। ठीक है, यू हैव टू राइट दिस। ठीक है सर, अब हम लोग देखने वाले हैं द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि ये थ्रू आउट द चैप्टर हमें काम देने वाला है। ओके ओके सर ठीक है। तो अब सब लोग टॉपिक लिखोगे, 6 ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक रेशियोज। देखो ऐसा है बच्चों कि पहली बार आप ये चैप्टर पढ़े हो तो हवा में आप उड़ो मत। ध्यान से देखो, समझो क्या कैसे है। बच्चे इधर चैप्टर में आके बहुत घबरा जाते हैं, पता है क्या है, पहली बार जिंदगी में साइन कॉस टेन वगैरह पढ़ रहे हैं। अरे आप ध्यान से देखो तो लेक्चर को पहले पहले देखो, फिर देखने के बाद बोलना कि हाँ पहली बार देख रहे हैं कि दूसरी बार देख। तो सर वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पढ़ने हैं थ्रू आउट द चैप्टर, वो क्या है आप वो देख लें। तो पहले के समय में कुछ इस प्रकार का था, साइन, कोसाइन। सर क्या लिखा रहा हो, ये तो बुक में लिखा भी नहीं हुआ है। अरे देख ले भाई, एक सेकंड देख ले सर, सांस ले लो पहले।
सर वो तो ले ही रहे हैं, हाँ ठीक है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड देन कोसिकेंट। ठीक है, आपने ये सुना है क्या कभी ऐसा कुछ? तो बोलोगे नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं सुना है, हमने तो छोटा छोटा नाम सुना था, साइन कॉस टेन कॉट। ऐसा सुन लो, पहले पहले ऐसा ही था। अब बाद में फर्दर जैसे जैसे जो मैथ है उसका एवोल्यूशन होते गया, देन नाम भी चेंज होते गए, 3 वर्ड्स के नाम आने लगे, 3 3 वर्ड्स के। सर कैसे? जो हमारा साइन SIN ही पहले होता था, अभी के समय में आप साइन पढ़ते हो SIN बस। जो कोसाइन था उसको आप कॉस पढ़ते हो, जो सर टेंजेंट था उसको आप टेन पढ़ते हो मेरे बच्चों, जो को टेंजेंट था उसको आप कॉट पढ़ते हो, जो सर सिकेंड था उसको आप सेक पढ़ने लगे हो, और जो सर को सेकेंड था उसको कॉसेक पढ़ने लगे हो। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। देखो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको फर्दर स्टडी करने हैं थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द चैप्टर। ओके, 10 क्लास में आपको ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि बेसिक हैं इस चैप्टर के, वो समझो पहले। समझे? साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा, सेक होगा और कॉसेक होगा। इनके पुराने ज़माने के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कई बार, है ना, कि सर कोसाइन क्या है, तो आप बोलोगे कॉस। वैसे पूछता तो नहीं है, फिर भी बेसिक चीज़ है, मालूम होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भारी सवाल का तैयारी करके जा रहे हो और हल्के सवाल छूट जा रहा है ना। कई बच्चों का ऐसा होता है, देखने में आया है, आजकल सुनने में आ रहा है। तो ठीक है सर, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, इसे आप देख लें। ठीक है, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये हो गया, ये आप लिख लोगे, साइड में देख लो आप। अब क्या करने वाले सर, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने वाले हैं फॉर एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पता है क्या होता है? पहले ये मत करना सर वही नहीं पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आप उस पर सब एंगल्स डिफाइन कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर रहे हो, तो राइट एंगल सबको पता होना चाहिए कि सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपने कभी जिंदगी में बुक उल्टाया हो कभी, तो ऐसा कुछ दिखा होगा फिगर। हाँ सर ऐसा तो दिखा था एक जगह, लेकिन हम पेज उल्टा दिए थे क्योंकि समझ से बाहर था। आप देख लो मेरा भाई, नाम कुछ ABC रखो, जहाँ पे एल बन रहा है, जहाँ पे एल बन रहा है वहाँ पे कोना में देखो। क्या बात कर रहे हो सर कोना में? हाँ मतलब ये एल बन रहा है ना, अरे भाई साहब एल शेप में है ना, एल शेप में जो ट्राइंगल है दैट इज कॉल्ड आवर राइट एंगल ट्राइंगल। और जहाँ पे एल का कोना है ना, ये वाला, ये ये जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये हमारा 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। और सर 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हम हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको। मतलब सर 90 डिग्री के सामने में तो ये साइड है AC, तो क्या AC हाइपोटेनियस हो गया क्या? हाँ बच्चों, AC हाइपोटेनियस हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही। तो हाँ सर 90 डिग्री की जो नीचे वाला साइड है, 90 डिग्री की जो साथ वाला साइड है, दैट इज कॉल्ड आवर बेस। और जो आपको खड़ा साइड दिख रहा है, जो कि खड़ा है बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ऐसा है ना कि हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक बात हमेशा याद रखो, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, वो हाइपोटेनियस ही होता है। और आपको पता है कि जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होता है। तो सर 90 डिग्री है, उसके सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, क्योंकि सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस ही होता है। अब बात करेंगे बेस और परपेंडिकुलर की, तो ये सर डिपेंड करता है, ये आपको डिपेंड करता है, लेंथ वाइज भी डिपेंड करता है, कभी कभी एंगल वाइज भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैं आपको समझाऊंगा फर्दर आगे, पहले आप लोग ये समझ लो ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस एंड 90 डिग्री, दैट्स कॉल्ड आवर राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या करने वाले, हमारा जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिख रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये हम लोग सर एक, आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो बोलोगे हाँ सर एक एंगल 90 डिग्री है। बाकी का जो ये 2 एंगल दिख रहा है आपको, बाकी का ये आपको 2 एंगल दिख रहा है, ये सर ये एक एक्यूट एंगल होता है, आपको पता है, क्योंकि एक 90 है तो जो दूसरा है वो तो फिक्स है, 90 से छोटा ही होगा। बोलो हाँ, तो बोलो हाँ सर, बाकी का 2 एंगल 90 से छोटा ही होगा, और जो एंगल 90 से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो सर इन दोनों में से कोई एक एंगल उठाएंगे और उसके लिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सर डिफाइन करने वाले हैं। अब कैसे करने वाले हैं हम जस्ट अभी बताने वाले हैं आपको। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया? अभी उतना टेंशन मत लो चैप्टर के बारे में, थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं आपको बताते जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करते हमारा घड़ा भर जाएगा तो समझ में आ जाएगा चैप्टर क्या है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, इतना समझो पहले। ठीक है सर, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक के बारे में पहले ही बता दिया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, आप नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ABC। ठीक है,
मतलब अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं एक एक्यूट एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो सर ये एक्यूट एंगल क्या है वाला, मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब ये दोनों एक्यूट एंगल में से एक एक्यूट एंगल आप चुन लो, एक एक्यूट एंगल आप चुन लो। मान लो आप एंगल सी को चुनते हो एक्यूट एंगल, आप इसको थीटा मान लिए। बच्चों ये जो सिंबल है ये थीटा का है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो सिंबल है बच्चों ये थीटा का है। बातें समझ में आ रही? तो बोलोगे हाँ सर ये सिंबल थीटा का है, याद रखना। और थीटा हमारा यहाँ पे बच्चों एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल क्या है सर, बुड़बक कहीं के तो छोड़ दो लेक्चर को तुम भाई साहब, जो कि सर 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है जो एंगल, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, दैट इज कॉल्ड आवर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये सब चीज़ भी बोलना पड़ेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एक काम करते हैं ना, बचपन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 से, हैं बुड़बक साहब। अब सर टॉपिक से हटाओ मत यार, हम सोलो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं कि एक्यूट एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, हम लोग फिलहाल इसी की बात कर लेते हैं, थीटा की बात कर लेते हैं। बच्चों देखो कोई भी केस हो, चाहे एक्यूट एंगल आप ये लो चाहे ये वाला लो, हाइपोटेनियस हमेशा सेम होगा बच्चों, हाइपोटेनियस हमेशा सेम होगा। अब हम जैसा कि मैंने आपको कहा था, बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा ले रहे हैं, बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एंगल कौन सा ले रहे हैं। मतलब सर मतलब आप जो भी एंगल ले रहे हो बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे ये एंगल ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये एंगल ले रहा हूँ, अगर जो भी एंगल ले रहे हो उसके सामने वाला जो साइड है, उसके सामने वाला साइड हमारा पी हो जाएगा, और उसके साथ वाला साइड, उसके साथ वाला मतलब उसके नीचे वाला साइड हमारा बेस हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पे ये एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं बच्चों, तो ये एंगल का जो सामने वाला साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके साथ वाला साइड हमारा बेस हो जाएगा। अगर सर अगर सर हमें ये एंगल के साथ डिफाइन करना होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तब क्या करने वाले थे बता दीजिए, वो भी तो हम थोड़ा जान लें तो ठीक है। अगर आप इसको थीटा एंगल मान रहे हो, मतलब कि ये एक एक्यूट एंगल है, इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करना चाह रहे हो एंगल ए के लिए जो कि एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, ये है सर, तो ये हमारा पी हो जाएगा, और इसके साथ वाला साइड हमारा बी हो जाएगा। पी मतलब आपको परपेंडिकुलर है, बी मतलब बेस है, तो कब लेना है पी और कब लेना है बी, समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, हमको दो से मतलब नहीं है, फिलहाल एक ही के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले, यही आपको मैं बारी बारी समझा रहा हूँ। और वो एंगल हमारा होने वाला है बच्चों, आपको पता है अभी एंगल हम ए के बारे में, एंगल सी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंगल सी को हम लोग थीटा माने हैं, थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाला साइड पी हो गया परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला साइड बेस हो गया हमारा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो ठीक है सर। तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि सर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया, अरे मैं देख रहा हूँ, बोलो। तो बोलोगे सर 6 होता है, तो आपको तो नाम तो पता ही होगा। हाँ सर नाम पता है, क्या बात कर रहे हो, नाम नहीं पता होगा तो कैसे यहाँ पे बैठे होते? साइन हो गया बच्चों, कॉस हो गया बच्चों, फिर टेन हो गया, और भी होता है और भी होता है और भी होता है, फिलहाल उतना दिमाग नहीं लगाने वाले हम लोग। तो साइन कॉस टेन तो आप लिख लिए, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर रहे हैं एक एक्यूट एंगल के लिए, तो आपको थीटा भी लेना पड़ेगा मेरे भाई, थीटा भी लेना पड़ेगा, सबके साथ थीटा भी लेना पड़ेगा आपको। तो जैसे आपने बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिया ऐसा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एंगल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो थीटा भी सब में लगेगा, थीटा भी सब में लगेगा, बातों को ध्यान से रखो। अब कोई इंसान लिखता है कि साइन थीटा, कोई इंसान लिखा साइन थीटा, इसका मतलब ये कभी नहीं समझना कि ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, ये कभी मत समझना। साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता कि साइन और थीटा का प्रोडक्ट लो, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। दोनों साथ में, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत समझना। आई थिंक बातें समझ में आ रही है सर। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ हो गए और 3 हम यहाँ लिखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो तो लिख ही देंगे, छोड़िए, इसके लिए लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा के एक्यूट एंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बच्चों साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच होता है, याद रखना। पी मतलब हो गया हमारा परपेंडिकुलर और एच मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस। मैं कहीं लिख दूँ क्या, मैं कहीं लिख दूँ क्या, एच मतलब हाइपोटेन्यूस होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर होता है, और बी मतलब बेस होता है। देख लो भैया, मैं इतना बड़ा बड़ा तो यूज नहीं करूँगा, छोटा छोटा नाम यूज करूँगा, ठीक है। साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच होता है, याद कर लो। कॉस थीटा हमारा होता है सर बी अपॉन एच, और सर टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। ये हमेशा याद रख लो, ये 3 वैल्यू याद रख लो। सर याद करने का कुछ ट्रिक वगैरह है क्या? हाँ ट्रिक वगैरह है, मैं बता दूंगा, बहुत पीढ़ी पीढ़ी से चलते आ रहा है वो ट्रिक, सब अलग अलग
टीचर्स अलग अलग ट्रिक बता देते हैं, पर वैसा नहीं है, जो ट्रिक से याद करना याद करता हूँ, मैं बता दूंगा। फर्दर ये देखो, एक बात याद रखना कि सर साइन थीटा का अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट आपको याद करने में सुविधा होगा बच्चों। साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सर जो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सर वो है सेक थीटा, सेक थीटा। और सर वो जो टेन थीटा का अपोजिट होता है वो होता है सर कॉट थीटा, कॉट थीटा। अपोजिट कहने का मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे मैं वर्ड लिख दूँ, अपोजिट 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 सब, मतलब कि ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, मतलब अपोजिट इसका जो वैल्यू है ना यहाँ पे उलट जाएगा, वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पी अपॉन एच लिखा है, यहाँ पे हम एच अपॉन पी लिख देंगे। देखो ना, इसी को तो उल्टा कर दिए। अब कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू को हम लोग उलट देने वाले हैं, तो एच अपॉन बी। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा का वैल्यू पी अपॉन बी लिखा है, यहाँ पे कॉट थीटा लिखा है, मतलब ये कॉट थीटा जो टेन थीटा का अपोजिट होता है उसके वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे, तो पी अपॉन पी। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, हमें इसका ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, घबराओ मत, लेकिन इसको याद कर लो। सर इसको याद करने का फ़ायदा क्या है, इस पर सवाल आते हैं, इस पर सवाल आते हैं। सवाल कैसे आते हैं मैं जस्ट बता दूंगा, कैसे यूज करना है वो भी बता दूंगा, पहले इसको याद कर लो। लेकिन याद करने का एक ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको साइड में कहीं पर, कहीं कहीं सप्तों से, सर सप्ताह कहीं दशकों से, माफ़ करना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बहुत सारे टीचर आपको ये ट्रिक आपको बताएगा। जब मैं क्लास 10th में था यही ट्रिक काम आ रहा था। यह याद कर लो, इजी है, यूनिवर्सल है। अब तो ऐसे बोलने लगे कि सब टीचर्स बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्सल ट्रूथ ही बन चुका है बच्चों। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हर, एस से हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद कर लो। लिख लेना तो लिख लो कॉपी पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सर इसको लिखने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है इसका लिखने का, तो देखो इसमें से अगर हम ये छांट लें, इसमें से अगर हम ये छांट लें और यहाँ से ये छांट लें, तीनों वैल्यू छांट ली हम, तो सर ये जो फर्स्ट का वैल्यू है ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइन थीटा का वैल्यू है पी अपॉन एच, देखो तो लिखा हुआ, बोलो कहाँ से। ये दूसरा वाला वैल्यू है, ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है, किसका सर, कॉस थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर सही बात है, आपको दिख रहा है ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देख के वहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि क्या है ना, ये ऊपर वाला मैच ना हो जाए। जगह कम था इसलिए मैंने ऐसा किया, जगह कम था इसलिए मैंने ऐसा किया। एक काम करते हैं, इतना कंजेस्टेड में बताना भी सही नहीं है, आप लोग लिख ही नहीं पाओगे तो क्या फ़ायदा मेरा बताने का, फालतू का बता के। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये सब पता होगा, ठीक है सर। ठीक है सर, आप जो ट्रिक बता रहे थे वो बताइए हमें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में लिखोगे हर हर भोले, कुछ इसी प्रकार का था वो ट्रिक, हाँ इसी प्रकार का था। अब ऐसा है कि तीनों को छांट लेना है, इसको छांट लो, इसको भी छांट लेंगे और इसको भी छांट लेंगे। अब क्या करेंगे सर, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है पी अपॉन एच, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू हुआ करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जो सेकेंड वैल्यू है बी अपॉन एच, यहाँ पे बी स्मॉल लिखो, चाहे कैपिटल लिखो, बात बरोबर है। एक काम करो, स्मॉल लिख लो, स्मॉल ही लिख लो, स्मॉल ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, स्मॉल लिखा हुआ है कि कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। जो सेकेंड वैल्यू आपको दिख रहा है बी अपॉन एच, ये एक बार ध्यान से देखोगे अपने नोट में तो ये कॉस थीटा का वैल्यू है बच्चों, देखो ये कॉस थीटा का वैल्यू है बी अपॉन एच, तो बोलोगे हाँ सर। जो थर्ड वन वैल्यू है पी अपॉन बी, ये हमारा सर टेन थीटा का वैल्यू है, ये हमारा टेन थीटा का वैल्यू है, टेन थीटा का वैल्यू है। तो ऐसे एग्जाम में लिखोगे ना, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रह जाएगा, ऐसे करके अपनी का। अगर ये याद नहीं है आपको, ये चार्ट याद नहीं है, तो ऐसे रहेगा तो फिर याद रहेगा। अब आपको पता है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो अगर ये सीधा है तो साइन थीटा का वैल्यू है, अगर इसे उल्टा कर दें तो ये आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जो कॉस का उल्टा आपको सेक थीटा होता है और आपको टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। मतलब कि सर कॉसेक थीटा का वैल्यू एच अपॉन पी, सेक का एच अपॉन बी, देखो लिखा हुआ है, और कॉट का बी अपॉन पी, उल्टा कर देंगे तो आपको पता है अपोजिट है, मैंने अपोजिट लिख भी दिया यहाँ पे। आपको याद करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा मत समझना कि सर ये क्या है क्या है, याद करने के लिए ये सब चीज़ लिखा हुआ है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि हमने डिफाइन कर दिए हैं एक एक्यूट एंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, हाँ सर ठीक है, इसे आप याद कर लो। अब क्या ही कहूँ मैं आपको, ये हार्ड लग रहा है क्या आपको, आप आज देखो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा बात है कि, और बात है वन शॉट वीडियो है तो पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होगा, क्योंकि कि पहली बार पढ़ हैं, वो भी नहीं पता। अरे जो भी है, पहली बार पढ़े दूसरी बार पढ़े, मेरा काम है शुरू से बताना और आप पूरा बताना,
तो ठीक है, उतना घबराओ मत। ये हेडिंग डालो बच्चों, ये वैल्यूज़ लिख लो, वैल्यूज़ को कैसे याद करने मैंने वो भी बता दिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कैसे है मैंने वो भी बता दिया है। बस वैल्यू को लिख के याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर क्या से सवाल आते हैं मैं जस्ट बता देता हूँ ना, घबरा क्यों रहे हो, बता देता हूँ, ठीक है। ओके सर, हम लोग अभी क्वेश्चन पे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले जो उस क्वेश्चन में लगने वाले कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं हुआ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको आता होगा, मुझे पता है, लेकिन बताना मेरा काम है, तो आई विल टेल यू। ओके, कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है कई बच्चों को पता होगा, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये नाम भी नहीं पता होगा, जिन्हें सुने भी पहली बार हो रहे होंगे। ऐसा है क्या? आप ही वो बच्चे हो क्या जिन्हें ये नहीं पता? हाँ, तेज बच्चे मिल गए मुझे, ये वही हैं तेज बच्चे। हाँ सर, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, एक राइट एंगल जो बच्चे ट्राइंगल होते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। ए बी सी, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। बातें समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ सर, ये बातें समझ में आ रही है। इसी के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगता है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री। तो सर पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, वो ऐसा कुछ है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, दिस इज आवर मेन फार्मूला, दिस इज आवर मेन फार्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसी से 3 फार्मूला ड्राइव किया गया था, लेकिन ये हमारा बच्चों मेन फार्मूला है, याद रखना। ये हमारा मेन फार्मूला है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसी से क्या है कि 3 फार्मूले ड्राइव होते हैं इसी से। ऐसा नहीं कि आपको अलग से याद करना पड़ा, हाँ इसी से हो जाते हैं। क्या है बच्चों, अगर हमें एच निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको देखो, ऐसा मान लो एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करना है, एच का मान निकालना है। तो पी स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, जो बी स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है बच्चों। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को उस साइड भेजना है। तो स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करता है तो पता है आपको कि सर वो रूट में चेंज हो जाता है। तो ये एच की वैल्यू है। कभी भी हमें एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर दिया होगा, बेस दिया होगा, तो एच निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान में रख लो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब सर अगर पी निकालना हो तो पी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं इसको लेके, ये फार्मूला हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव कर दे क्या, उतना अंदर घुसना है क्या फार्मूला में है, बस याद कर लो ना। फिर बोलो, ऐसा कमेंट नहीं करना कि सर फार्मूले ड्राइव नहीं करवाएं। अरे भाई साहब देखो, ये आपका मेन फार्मूला है, तो बोलोगे हाँ सर ये हमारा मेन फार्मूला है। हमें पी की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें अभी निकालना है, पी निकालना है, तो पी को वहीं छोड़ देते हैं, एच स्क्वायर लिख लो। ये प्लस का बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपका पी स्क्वायर यहीं रह गया। पी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर कोई साइड लिखेंगे, स्क्वायर कोई साइड लेंगे तो रूट में आ जाएगा, और जो भी लिखा हुआ है इसको लिख दो। तो देखो, तो मैंने वही तो लिखा है, पी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप लोग फार्मूला भी प्रूव कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे प्रूफ नहीं होगी, ठीक है। बहुत ईजी सा है, जैसा कि मैंने कहा, इक्वेशन को आप इक्वेशन ये समझो और वैल्यू निकाल दो। सेम इन अ सेम वे हम लोग को अगर बेस निकालना होगा बच्चों, तो रूट अंडर एच स्क्वायर में से सर पी स्क्वायर हमको माइनस करना पड़ता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो ये मेन फार्मूला है, अगर किसी बच्चे को ये मेन फार्मूला याद है तो वो 3 फार्मूला आराम से याद हो जाएगा उसे, ठीक है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। एच बराबर क्या है, पी क्या है और बी क्या है। ये यूज कहाँ होता है, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड कोई गिवन हो, थर्ड निकालना हो, इसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट कहा, थोड़ी देर पहले ही कहा, कि अगर ऐसा लिखा हो साइन थीटा लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा है, ऐसा नहीं है। अगर साइन थीटा कोई लिख के दे दे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, ऐसी ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कभी भी मत समझना कि साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा होता है, ऐसा नहीं है। सर तो ये साइन थीटा है क्या, इसको कैसे रीड करेंगे भला? अगर लिखा हो साइन थीटा बच्चों, अगर लिखा हो साइन थीटा, तो इसका मतलब ये होता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा मतलब ये एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, वो होता है साइन थीटा का मतलब। समझ गए, समझ गए। साइन थीटा का मतलब जिंदगी में कभी मत समझना कि साइन और थीटा का गुना हो रहा है, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। मतलब क्या होता है सर, मतलब होता है कि सर साइन थीटा का मतलब ही है कि साइन ऑफ एंगल थीटा, वो जो एंगल थीटा है हमारा, उसके लिए सर साइन की वैल्यू क्या होगी, वही बोलता है साइन थीटा। ऐसे समय यूज कर सकते हो, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोटा वगैरह वगैरह। बातें समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ सर बातें समझ में तो आ रही है। एक दो और नोट है, नोट करने वाली बातें हैं, मुझे लगी कि मैं आपको बता दूं।
आगे जाके काम आ जाए शायद, कि सर जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, या तो मैं कहूँ कॉस थीटा की वैल्यू होती है, हमेशा 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 जीरो से सर, जीरो छोड़ो, हमेशा वन से सर आपको छोटी ही रहेगी, हमेशा वन से छोटी ही रहेगी। आपको साइन थीटा की वैल्यू हो चाहे वो कॉस थीटा की वैल्यू हो, हमेशा सर आपको वन से छोटा ही देखने को मिलेगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो लोग हाँ सर ठीक है। अब एक और है, एक और है, कॉसेक थीटा हो या सर सेक थीटा हो, इसकी वैल्यू हमेशा वन से बड़ी होगी या तो वन के बराबर होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। आप कभी आगे जाके कभी क्या क्लास 10th में तो निकालने वाले हो, अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हो तो हमेशा देखना साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा वन से छोटी ही आएगी, वन से छोटी ही आएगी, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी आएगी या तो वन के बराबर आएगी। ये है सर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का सिंबल, ठीक है। हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है। देख लो, लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो एक दो और चीज़ है, क्या बता दूँ आपको? हाँ मुझे ज़रूरी लगता है मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ छुपा रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा दे दे बच्चों तो साइन थीटा का स्क्वायर दे दे तो इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर जब भी लगाना तो साइन के ऊपर लगेगा, थीटा के ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बातों को समझो, ठीक है। साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ऐसे ही कोई भी लो, जैसे कि कॉस थीटा का कोई आपको स्क्वायर पूछ ले तो ये सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ सर बातें समझ में आ रही है, इसे आप लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बच्चों, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, थीटा के ऊपर बस कभी भी स्क्वायर मत लगाना, है ना। थोड़ा हमारा हमको इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग रेडी हैं सवाल करने के लिए सर किस पे, वो जो मैंने पीछे वैल्यू बताए हैं साइन थीटा के, एक एंगल एक्यूट एंगल थीटा के लिए जो इतने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए थे हमने, उस पर कैसे सवाल आते हैं हमें वो देखना है, बस थोड़ा सा देख लें। हाँ सर ठीक है, देख लीजिए। हाँ देख लो, इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है, जैसा कि मैंने आपको वो टॉपिक बताया था इससे पिछले वाले स्लाइड्स पे। देखो देख लो, इस प्रकार के आते हैं कि इफ़ साइन थीटा बराबर वैल्यू दी गई है, आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, देख लो 8/17 है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा के लिए अलग वो जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकालने। आपको पता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किए थे एक्यूट एंगल थीटा के लिए? तो बोलोगे सर 6 हमने डिफाइन किए थे। 6 में से एक का वैल्यू हमें दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, बाकी के 5 निकालने हैं, बाकी के 5 निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखो, क्या अप्रोच लगाने वाले हम लोग। अच्छा ये बताओ, सोल्यूशन चालू हो गया हमारे यहाँ से। आपको साइन थीटा दिया हुआ, बोलोगे हाँ सर साइन थीटा तो दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ 8/17। और आपको ये भी पता है बच्चों, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि सर वो जो साइन थीटा होता है, वो जो साइन थीटा होता है वो हमारा, या तो मैं आपको बगल में ही लिख दूँ, बगल में ही लिख लो, जो हमारा सर साइन थीटा होता है वो हमने पढ़ा था, हमने याद किया था सर, P/H होता है। आपने पढ़ा था? बोलोगे हाँ हमने पढ़ा था। अब आपको देखो जहाँ आपने जो याद किया यहाँ पे यूज होने वाला है उसका। आपको वैल्यू दिया गया था, लेकिन आपके दिमाग में एक बात और है कि साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है, मतलब ऊपर वाला हमारा P हो गया और नीचे वाला हमारा H हो गया। मैंने क्या कहा ध्यान से सुनो, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो P/H होती है, जहाँ पे ऊपर वाला हमारा P हो गया और नीचे वाला H हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं सर, मतलब कि सर P की वैल्यू यहाँ पे इसके हिसाब से 8 है और H की वैल्यू इसके हिसाब से सर 17 है। मतलब दो वैल्यू तो हमें गिवन है, P मतलब परपेंडिकुलर होता है, H मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन बेस का कोई अता पता नहीं है। लेकिन बेस का कोई अता पता नहीं है भाई साहब, बेस कुछ कुछ पता ही नहीं हमको, बेस का है, बेस कुछ नहीं पता हमको। लेकिन आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे डिफाइन करने के लिए वो तीनों की तीनों वैल्यू चाहिए, पी एच और बी। पी मतलब परपेंडिकुलर भी चाहिए, एच मतलब हाइपोटेनियस भी चाहिए और बी मतलब बेस भी चाहिए। तीनों चीज़ चाहिए, तब जाके वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एंगल थीटा के लिए, है कि नहीं? तो लोग हाँ, लेकिन यहाँ पे सर 2 ही दिया है, थर्ड तो दिया ही नहीं है। अरे भाई साहब, इसलिए तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है अभी, वहाँ से निकाल सकते हो ना, निकालो। बेस का फॉर्मूला क्या था सब लोग बताओगे? तो एक स्टेप लिख लेना, एक छोटा सा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि सर बेस निकल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ सर, रूट अंडर एच स्क्वायर क्या है, मतलब एच क्या है, एच 17 है बच्चों, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो गया। नॉर्मल हमको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। पी क्या है, पी 8 है बच्चों, तो 8 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, स्क्वायर पता है कि नहीं? एक काम करो, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर रूट याद कर लो, ठीक है। 1 से लेके 30 तक का, तभी जाके सवाल को जो है स्पीड में सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ घर पे भी याद कर लोगे।
हाँ सर याद करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो तुम, 8 का स्क्वायर बोलोगे सर 64 होता है। नीचे में एक स्टेप लिखा जा सकता है, माइनस करोगे सर 225 आएगा, है ना। 9 में से 4 गया तो 5, हाँ 2 2, ठीक है। हाँ अब आगे आगे देखें, आगे देखें, जगह कम है, आगे देख लेते हैं। आप सबको वहाँ तक दिख रहा है? हाँ 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 दिख रहा है, ठीक, ओके। अब बताओ, रूट के अंदर 225 है, तो ये सर ये 225 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? किसी का स्क्वायर रूट है क्या? तो हमें, हाँ याद है हमें, जिस बच्चे को याद है वो तो तुरंत बोल दिया होगा, लेकिन जिसको नहीं याद है वो कॉपी में प्राइम फैक्टर निकाल रहा होगा। आई प्राइम फैक्टर, अरे याद कर लो ना भाई, याद कर लो, 15 का होता है भाई। आपको पता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो 2 में से जो एक बाहर आता है, पेयर में से एक बाहर आता है, तो 15 बाहर आ गया। मतलब कि सर जो b का वैल्यू है वो 15 आ गया है मेरे भाई, जो b का वैल्यू है वो 15 आ गया है। बाप रे बाप, हमने b का वैल्यू निकाल लिया था मेहनत करके। अरे मेहनत कहाँ किया सर, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है। हाँ अब चलते हैं, हमारे पास पी भी है, एच भी है और बी भी आप निकाल लिए। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद होगा तब तो निकालोगे, वो भी बात है। तो साइन तो लिखा ही हुआ है, साइन तो दिया ही हुआ था। अब कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। थीटा के लिए कॉस क्या होगा, तो देखो कॉस थीटा का जो सर फार्मूला आपने याद करवाया था वो सा बी अपॉन में एच, याद करो तो लोग, हाँ सर यही था। बी क्या है हमारा, बी आपने जस्ट निकाला है 15 है, तो लिखोगे 15 अपॉन में। सर एच क्या है हमारा, देखो ध्यान से, एच 17 है। तो सर ये हो गया हमारा कॉस थीटा का वैल्यू। लेकिन बस कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हाँ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको ऐसे वैल्यू दिए रहते हैं और कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही पूछता है, जैसे कि आपको कॉसेक थीटा पूछेगा, आपको या तो टेन थीटा पूछ लेगा, लेकिन किसी किसी सवाल में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ लेगा। अगर एक दिया है तो पाँचों का पाँचों पूछेगा। जैसे कि मैंने जान के ये सवाल लिया क्योंकि आपको सारे को सॉल्व करने में आसान हो और देख के समझ भी जाओ कि कैसे क्या हो रहा है। साइन दिया हुआ है, कॉस निकाल लिया हमने, टेन का फार्मूला बताओ, तो बोलोगे सर वो पी अपॉन में बी होता है, हमें पता है। पी की वैल्यू देखो तो क्या है, तो बोलोगे सर पी की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 15 है, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। अब सर निकालते हैं सर कॉसेक थीटा। सर कॉसेक थीटा जो था वो सर साइन थीटा का अपोजिट हुआ करता था, तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन नहीं फार्मूला आप लिख सकते हो, एक बार फार्मूला लिख लो, एच अपॉन में पी लिख लो। तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो 8/17 अगर साइन थीटा का वैल्यू है तो कॉसेक का उसका उल्टा होगा, मतलब कि 17/8। ठीक है, जहाँ पे देखो एच एच हमारा 17 है, पी हमारा 8 है, ठीक है समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं। लेकिन जब समय कम रहता है ना तो हम वही देख के लिखते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे कॉसेक थीटा, नहीं कॉसेक तो लिख चुके हैं, अब क्या लिखना है, सेक लिखना है। सेक थीटा क्या होता है सर, वो होता है सर एच अपन में बी, बोलो यहाँ सर। आपको पता है कि सर वो जो सेक थीटा है, या तो आप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से देख लो, या तो आप दिमाग लगाओ कि सेक थीटा जो होता है वो हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा 15/17 है, तो इसका उल्टा 17/15 हो जाएगा, तुरंत लिख सकते हो, वैल्यू देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैल्यू देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 4 हो गया, आखिरी का कौन सा बच गया मेरा भाई, कॉट बच गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बी अपॉन में पी, ठीक है। ये 10 का उल्टा होता है, पता है, हाँ सर पता है। 10 की वैल्यू है 8/50, तो कॉट का उल्टा होगा 15/8। आई थिंक बातें समझ में आ रही, देख लो तो कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, अगर मिस्टेक हो भी गया हो तो माफ़ करना। बस मैथड ये लगेगा, ये देख लो, ठीक है, मिस्टेक वैसे नहीं होगा मुझे पता, हाँ है ना, हाँ सर ठीक है। तो सर ऐसे ही सवाल कुछ आते हैं, ऐसे पिद्दू से सवाल आते हैं हमारे, ठीक है। कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह चले, हाँ सर। ऐसा मत समझना कि ये चैप्टर में ऐसे इजी इजी सवाल देखने को मिलेंगे, ना जी ना जी, ऐसे नहीं, और सवाल सब है। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर इजी है, थोड़ा सा बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको इजी बना के दूंगा, मैं आपको उसको इजी बना के दूंगा, ठीक ना। जैसे कि दूसरा कोई मैगी बनाएगा 4 मिनट में, मैं आपको 2 मिनट में बनाना सिखा दूंगा इजी में। सर क्या बात करो, खाने पीने के बाद यहाँ पे मैथ के सेशन में, हाँ चलिए चलिए छोड़िए, इधर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सर ये टेबल इसमें पढ़ना पड़ेगा, बचपन से तो याद नहीं हो रहा है। अब ये अलग, हाँ ये अलग टेबल है, इसे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके वैल्यू आपके सामने लिखूंगा, आपके साथ लिखूंगा, जिससे आपको याद हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले से पहले आपको लिखा ले आऊँगा स्लाइड, आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, साथ में लिखेंगे दोनों को मिल के, और याद भी करेंगे वैल्यूज, कैसे याद करना है वो भी बताऊँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट सर की तरफ चलते हैं। हाँ सर ठीक है, तब तक इसको लिखो आप। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो सर यही रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सर इसमें लेकिन वैल्यूज़ कहाँ है, वैल्यूज़ भरेंगे, जैसा कि मैंने कहा था मैं आपके साथ साथ भरूंगा वैल्यूज़, जो कि आपको याद करने में भी सुविधा हो, और मैं वैल्यूज़ कैसे भर रहा हूँ और उसे कैसे याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ, वो भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो ठीक है, बारी बारी से हम लोग भरने वाले। लेकिन सर ये है क्या, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, आपको दिख रहे हैं ये छः के छः, इन
ये जो है कुछ एंगल्स पे इनके लिए कुछ वैल्यूज डिफाइन किए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो फॉर सपोज डैट, सपोज क्या देख, यहाँ पे देख लो कि सर जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे, यहाँ पे थीटा आपको पता है, थीटा एक हमारा एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो साइन थीटा जो है हमारा, इसकी जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, सर ये 0 ही होती है। ये 0 डिग्री लिखा है, ये 0 लिखा है, दोनों में फ़र्क है, डिग्री और एक नंबर में फ़र्क होता है, बात को ध्यान में रखना, तो बोलो ठीक है सर। तो मैं कुछ इस प्रकार से बोल रहा हूँ कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना 0 डिग्री पे, वो 0 ही होती है, और 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा की 45 डिग्री पे वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। 60 डिग्री पे आपको √3/2 होता है। ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और सर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, वो हमारा 1 के बराबर होता है। पहले तो ये देख लो, ये आपको मेक श्योर करो कि ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको याद होना ही चाहिए, तभी जाके आप इन सब को ट्रिक से सॉल्व कर पाओगे, या तो ट्रिक से याद रख पाओगे। लेकिन वो ट्रिक से याद रखने के लिए ये फर्स्ट लाइन साइन थीटा का सारे के सारे एंगल्स आपको याद तो होने ही चाहिए सर। तो मेरे साथ साथ आप लोग याद करोगे कि सर साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे हाफ हाफ होता है, 1/2 हाफ ही होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। आप मेरे साथ साथ ही याद कर लो, ठीक है। अब जब भी हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं, तो एक बात मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनोगे। हमने साइन थीटा के वैल्यू को कुछ इस प्रकार से लिखा है, अगर ये वैल्यू को हम उल्टा दें ऐसे करके, मतलब कि इसको यहाँ लिखने लगे, मतलब कि इसको पूरा उल्टा कर अगर यहाँ लिख देंगे ना, तो वो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारा। फॉर देखो कैसे लिखने वाले हैं, जैसे कि आखिरी में 1 लिखा है, तो ये आप यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे सर 3.2 लिखा है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कि ये जो वैल्यू है हम लोग उलट दे रहे हैं, वैल्यू को उलट दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा की जो सर 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, कॉस थीटा की जो 30 डिग्री पे वैल्यू होती है वो आपको √3/2 होती है, और बीच वाला जो है वो आपको बीच में ही रहता है। ये वाला यहाँ लिखा जाएगा हाफ, और ये वाला 0 यहाँ लिखा जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है आपको, आई थिंक बातें समझ में आपको आ रही है, देख लो ध्यान से। देखो ये ऐसा है कि लिखने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखना आए, या तो एग्जाम में हो सकता है आपको बहुत सारे सवाल इस पे आते ही आते हैं, तो साइड में आप रफ में वैल्यूज लिख के वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, अगर ये आपको याद नहीं रखा जाता है तो। अगर याद रख पा रहे हो तो ठीक ही बात है। तो मैं आपको वैल्यूज लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर याद कर लोगे अलग बात है। तो समझ गए ना, जो साइन थीटा की जो भी हमारी वैल्यू होती है, वो अगर वो हमें याद है तो कॉस थीटा तो आराम से लिख लेंगे। कैसे सर, इसको वैल्यूज़ को पूरा वैल्यूज़ को ऐसे उल्टा कर देंगे, तो जो आखिरी में था वो यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ठीक है, लिख लोगे, हाँ सर लिख लेंगे। लेकिन वैल्यूज़ याद कर लो, सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि वैल्यूज़ याद कर लो, ट्रिक विक पे मत जाओ, क्योंकि जब सवाल आएगा सामने में तो ट्रिक नहीं अपनाना होगा। आपको याद रहेगा तब तो हो सकता है, समझे बात। या तो साइड में रफ में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर लेना, रफ में वहाँ से देख के सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सर टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे 0 ही होता है, 30 डिग्री पे सर 1/√3 होता है, 45 डिग्री पे आपको 1 होता है, ठीक है, 60 डिग्री पे √3 होता है, और 90 डिग्री पे ये √3 है हमारा, ये नॉट डिफाइन होता है। मैं आपको ठीक से लिख दूँ, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को एन डी भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन को हम लोग एन डी भी लिख सकते हैं। काम करते हैं शॉर्ट में ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा, एन डी मतलब नॉट डिफाइन, ठीक है, ठीक है सर। अब जो टेन थीटा की वैल्यू होती है, देखो इसको इससे आप करो क्या, रिलेट करो, टेन को आप कॉट से करो और सेक को आप कॉसेक से करो, ठीक है। मेन ये वैल्यू याद कर लो, ये वाला याद हो जाएगा। आप टेन की याद कर लो तो उसका उल्टा कॉट है, आप सेक का याद कर लो तो उसका उल्टा कॉसेक है। बातें समझ में आ रही तो बोलोगे हाँ। तो इस रॉ में मैंने जो लिखा है उसको अगर उलट दें, अगर उसको उलट दें तो वो कॉस थीटा की वैल्यूज हो जाएगी। मतलब कि सर कॉस थीटा का 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 30 डिग्री पे हमारा जो कॉट थीटा होता है बच्चों वो √3 होता है, 45 पे 1 ही होता है, और सर 60 डिग्री पे 1/√3 होता है, ठीक है, और सर 90 पे 0 होता है। तो देखो तो जो भी 10 का वैल्यू हमने लिखा था उसको हमने उलट दिया, तो नीचे वाला वैल्यूज हमें आराम से मिल गया। अब ध्यान से देखो, अब ये बात को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, ऐसा है कि नहीं है बताओ, समझ में आ रहा है बात मेरा, ठीक है। अब सर जो सेक थीटा है, अगर ये हमें भरना है या तो हमें याद करना, फिलहाल तो इसको भरना सिखा रहे हैं हम आपको। अगर सेक थीटा हमें आपको भरना है तो आप देखो कि सर ये कॉस थीटा, आपको ये आपको कॉस थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेक जो है कॉस का जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो वहाँ न्यूमरेटर बन जाता है। मतलब कि अगर सेक थीटा की सारी वैल्यूज हमें लिखनी है तो हम कॉस थीटा देखेंगे,
कॉस थीटा में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और वही वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे तो वो सेक थीटा की वैल्यूज होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वन में क्या ही करोगे, आप 1/1 लिखोगे फिर भी आपको 1 ही आने वाला, तो सेक थीटा 0 डिग्री पे बच्चों 1 होता है। आपको 30 डिग्री पे 2/√3 होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे हो गया सर कितना, 45 डिग्री पे सर आपको √2 होता है। फिर आपको हो 60 डिग्री पे होता है सर 2, एंड देन फिर 0। 0 का उल्टा कर दोगे तो नॉट डिफाइन समझना आप, ठीक है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इसको। मैंने क्या क्या पता है, देखो 1 है, आप 1 लिखो, चाहे 1/, में आपको 1 लिखो, उसका उल्टा करोगे फिर भी 1 ही आने वाला है, तो उसका उल्टा करोगे फिर आपको 1 ही आता। इसका उल्टा करोगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ऐसा होता है कौन से केस में सर, कॉस और सेक के केस में ऐसा होता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे 3/√2 था, यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, √2/√3 हो गया। यहाँ पे 1/√2 था, इसको हमने उल्टा कर दिया, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया तो सर √2 हो गया। नीचे में 1 हम लोग नहीं लगाते हैं, पता है, फालतू होगा कुछ नहीं होगा, नीचे में 1 लगाने से कुछ नहीं होता। 1/√2 है, इसको उल्टा किए तो सर 2 हो गया, और 0 को उल्टा याद रखोगे नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो हाँ सब ठीक। अब हमें कॉसेक की वैल्यू लिखनी है, कॉसेक की वैल्यू लिखते हैं ना, तो जो भी सेक की वैल्यूज है ना उसको हम उल्टा देंगे, ऐसे कर देंगे, जो भी हमारी आपको सेक थीटा की वैल्यूज है उसे उल्टा देंगे, तो नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, जो बीच में वो आपको बीच में रहेगा ये यहाँ आ जाएगा, और ये वहाँ चल जाएगा। बातों को समझ रहे हो। देखो अभी बस मैं आपको फिल करना सिखा रहा हूँ, आपको वैल्यूज तो बच्चों को याद करने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो आपको वैल्यूज तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर वैल्यूज तो हमें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर, ये बस मैंने आपको फिल करना बताया है कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, या तो मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में जो भी वैल्यूज हैं डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, वो याद करना पड़ेगा आपको। सवाल करेंगे इस पे, जस्ट करने वाले हैं, पहले ये समझ लो आप, ठीक है। मैंने आपको इतने देर में जो भी बताया समझ में आया तो अच्छा है, बेस्ट है। नहीं समझ में आया तो भूल जाओ उसको, बस उसको याद कर लो, रट लो उसको, वैल्यूज को रट लो, बात खत्म है। मैंने जो भी बताया अगर समझ में आया तो भाई साहब बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो जो भी वैल्यूज हमने लिखा है यहाँ पे उसको रट लो, बात खत्म है, दिमाग अधिक मत लगाओ, ठीक है। सवाल करते हैं कि इस पे किस तरह के सवाल आते हैं, हमें कैसे सॉल्व करने हैं वो देखेंगे जस्ट अभी हम, ठीक है। तो ठीक है सर, अब हम लोग दो सवाल करने वाले हैं, डिफरेंट सवाल होगा हमारा, एक इजी है और एक वेरी इजी है। सर ऐसा भी होता है क्या, हाँ ऐसा भी हो रहा है आजकल फिलहाल। तो अब बात करेंगे सर, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, दूसरा यहाँ लिखा है, पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे ध्यान देने वाले, इसको आप भूल जाओ फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए भूल जाओ, बाद में याद रख लोगे। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा आपको, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा आपको, सॉल्व करने के लिए बोलेगा। तो कैसे सॉल्व करना है वो देखें हम लोग। अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि अलग अलग एंगल पे डिफाइन हुए थे, अगर वो याद है तो ये सवाल आराम से बन जाएगा, और ऐसे ही सवाल कई सारे सवाल आपसे बन जाने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, तो अगर मुझे याद है तो मैं लिखूंगा सर कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू थी सर वो √3/2 थी, जहाँ तक हमको पता है, बीच में कुछ नहीं तो गुना होगा। कॉस 30 की वैल्यूज हमें सर पता है सर, वो भी √3/2 ही होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ये आराम से बन जाने वाला है बच्चों। प्लस का प्लस दोगे सर, साइन 30 कितना होता है तो याद करो, याद करो सर 1/2 होता है क्या, हाँ बच्चों 1/2 ही होता है। और कॉस 60 की बात करें सर वो भी 1/2 ही होता है, ठीक है। आप लोग जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लो अच्छे से, ठीक है सर। आपको पता है √3 इंटू √3 कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 हो जाएगा, अपॉन का अपॉन, दो दूनी नीचे में 4 हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना किया हमने, नीचे नीचे गुना किया, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, प्लस का प्लस, ऊपर ऊपर गुना करोगे 1, नीचे नीचे गुना करोगे 4, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब नीचे नीचे 4 4 है तो एलसीएम लोगे सर 4 ही आएगा, एलसीएम लेने तो आता ही है, 4 से 4 कटो 3, प्लस 4 4 1, 4/4 काट दो 2 आ गया। देख रहे हो समझ में आ रहा है बात। अरे सर क्या बात कर रहे हो, दो कैसे हो गया, यहाँ पे तो एक होगा ना। हाँ बात तो सही है आपकी, 4 1 4 होगा, मुझे लगा नीचे में 2 लिखा हुआ है, मैंने 2 बोल भी दिया शायद गलती से, चलिए माफ़ करिए मुझे। बात को समझ गए, अगर ये वैल्यूज याद है तो कितने इजी से ये आंसर निकलने पता है आपको। हाँ सर हमें तो पता चल रहा है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते वाला। इसको सॉल्व करते लिखा हुआ है 2 10 30 डिग्री, 2 इंटू 10 30 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू तो वो अलग ही रहेगा, बीच में कुछ नहीं है तो बच्चों गुना होगा। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद है तो आप बोलोगे सर 1/√3 होती है, 1/में सर √3 होती है, तो बोलोगे हाँ ठीक है।
मेन हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन दोगे, फिर 1 है तो 1 लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे। 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा, पर 10 30 की वैल्यू कितनी होती है पहले ये बताओ। तो अभी तो मैंने बताया है कि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, पता है आपको? हाँ, तो बोलोगे हाँ सर हमें ये तो पता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग गया, हम लोग भी स्क्वायर देंगे आराम से। स्क्वायर लगा है इसलिए हमने स्क्वायर दिया, स्क्वायर नहीं रहता तो नॉर्मल जैसे वैल्यू लिखते हैं वैसे लिखते हैं, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ऊपर ऊपर गुणा करो तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, अपॉन का अपॉन, यहाँ पे √3 नीचे में, √3 नीचे में। मेन फ्रैक्शन का यहाँ पे सिंबल आ गया हमारा। 1 का 1 लिखोगे, प्लस का प्लस लिखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, फिर नीचे में √3 का स्क्वायर करोगे। ऐसे फ्रैक्शंस जो आते हैं ना, फ्रैक्शंस का स्क्वायर करना, तो पहले हम लोग न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं, फिर हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं सर। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में √3 का स्क्वायर करोगे तो सर 3 आएगा, ठीक है? पता है? तो बोलो हाँ सर ठीक है, बराबर। अब 2 में √3 तो बेचारा वो अकेला है, कुछ नहीं कर सकते उसमें हम। मेन फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दो। यहाँ पे सर आप एलसीएम ले लो, तो 3 और 1 कैल्शियम लोगे, 3 आएगा। 1 3 जा करोगे तो 3 आएगा, प्लस 3 से 3 काटो 1 आएगा, ठीक है? बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब 2 में √3 यहाँ पे हो गया, है ना? एक काम करो, इक्वल्स टू लिखो, 2 में √3 यहाँ पे लिखो। मेन फ्रैक्शन दो, 3 और 1 4 होता है सर, अपॉन में 3, ठीक है? आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 में √3 ही रहेगा। ये पता है ना आपको, फ्रैक्शन जो होता है बच्चों वो डिवाइड का सिंबल होता है। फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन का मतलब होता है नीचे वाला जो है वो डिवाइड में है, तो बोलोगे हाँ डिवाइड में है। मतलब डिवाइड 4/3 लिखा हुआ है क्या? तो बोलोगे हाँ सर 4/3 लिखा हुआ है। लेकिन अब आप उतने बच्चे नहीं हो जो आप डिवाइड 4/3 लिखो, हाँ समय गया हो। अब डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन नीचे में है तो उसको उलट करके यहाँ का साइन इंटू कर दोगे। इसको उलट करके जो भी फ्रैक्शन नीचे में है उसको उलट दोगे और साइन गुना कर दोगे, 3/4, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में नीचे में कोई हमें नंबर दिए रहेंगे, तो अगर वो डिवाइड में है तो उनका फ्रैक्शन जो है वो उल्टा कर देंगे और वो गुना में चेंज हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक? अब काटने वाला को काट देते हैं, 2 से काटो, 2 दूनी 4 हो गया। अब √3 से काटोगे 3 को तो √3 मरतबे कटेगा, ठीक है? तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो सर √3/2 आ गया, ठीक। देखो तो ऑप्शन में कहीं पे √3/2 है क्या? नहीं सर, ऑप्शन में कहीं पे √3/2 नहीं दिया हुआ है। √3/2 कहीं पे नहीं दिया हुआ है, आंसर जो है हमें एंगल में दी गई है। तो ये बताओ कि सर √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो सर आप बोलोगे √3/2 सर दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, किसकी किसकी? तो एक तो आपको sin 60 और दूसरा cos 30। तो देखो तो दोनों है क्या इसमें? नहीं सर, एक ही हमको दिख रहा है sin 60। cos 30 रहता तब तो दिक्कत हो जाता भाई, क्योंकि दोनों पे वैल्यूज यही होता है ना? लेकिन यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे आराम से मिल चुका है। अगर cos 30 रहता, अगर ये नहीं रहता cos 30 रहता, फिर भी वो सही होता, ठीक है? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो दो जगह लाई करते हैं हमारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ठीक है? एक sin 60 पे, एक cos 30 पे। तो क्योंकि इसमें cos 30 है ही नहीं, sin 30 है, sin 60 है, तो उसमें हम लोग आराम से टिक कर ली, हमारा sin 60 आंसर हो गया, 60 डिग्री, ठीक है? बातें समझ आ रही है? देखो इस तरह के सवाल आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना? इजी बन जाता है सवाल तब जब बच्चा को कॉन्सेप्ट अच्छे से आता रहता है और वो प्रैक्टिस बार बार कर रहा होता है तब। मैथ के सवाल कभी भी भारी नहीं नहीं लग सकते हैं अगर बच्चे प्रैक्टिस करें तो। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सवाल खोलें, अरे भाई साहब लंबा सवाल है, छोड़ के आगे बढ़ गए, होगा ही नहीं, टीचर को बोलते सम तो होगा ही नहीं। अरे मैथ है, हिंदी इंग्लिश नहीं, जो रट लो चले जाओ, समझना पड़ता है, पेन कलम उठा के घिसना पड़ता है। अब घिसने मत लगना कॉपी पे, घिसना का मतलब सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है? तो समझ गए किस तरह से सवाल आ रहे हैं? हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ओके सर, नाउ वी हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज या तो मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि सर वो क्या होने वाले हैं। तो ठीक है सर, ध्यान से देखते हैं हमारा टॉपिक, सब लोग लिखोगे अपने कॉपी में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बच्चों, या तो मैं कहूँ फार्मूला। फार्मूला ही समझो आप, कहे दिमाग लगाओगे, है कि नहीं? बात तो सही है सर, बात तो सही है। हाँ देखो, फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा एडिशन के ऊपर में एंड सब्सट्रैक्शन के ऊपर है बच्चों।
फर्स्ट जो भी हम लोग फार्मूलाज पढ़ने वाले हैं, या तो मैं कहूँ कुछ आइडेंटिटीज़ हम लोग देखने वाले हैं, वो होने वाला है हमारा सर एडिशन के ऊपर में एंड सब्सट्रैक्शन के ऊपर में, जिसको स्क्वायर रिलेशन भी बोलते हैं। मैं नीचे लिख दूँ क्या, जिसको सर स्क्वायर रिलेशन भी बोलते हैं मेरे बच्चों, स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ। एडिशन पढ़ने वाले हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको स्क्वायर रिलेशन भी बोला जाता है, ध्यान रखना बात को। अब वो क्या है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। मेनली इसमें आपको 3 फार्मूलाज होते हैं जो कि टूट टूट के आपको 9 बन जाते हैं। मतलब कि मेनली आपको अगर 3 याद रहता है ना, तो उससे आप खुद पे खुद आगे का फार्मूला बना लोगे, आइडेंटिटीज बना लोगे। सर कैसे, क्या बात कर रहे हो आप? पहला होता है सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली आइडेंटिटीज है जो हमें आपको याद करवाना है। और सर दूसरा और तीसरा इसी से निकलने वाला है, हम बताएंगे आप। ठीक, बोलोगे हाँ सर ठीक। एंड जो सर हमारा दूसरा है वो होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी। इससे भी हमें 2 आइडेंटिटीज मिलने वाली हैं। कौन कौन सर हम लोग देखने वाले हैं, जस्ट घबराओ मत, घबराओ मत। एंड द थर्ड वन इज आवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 2 आइडेंटिटीज जन्म लेने वाली हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है ना, मेजरली 1 2 3, ये मेन फार्मूलाज है, ये मेन आइडेंटिटीज बोल सकते हो, जिससे हम बाकी के दो लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कहूँ कि कुल मिला के एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, या तो मैं कहूँ स्क्वायर जो रिलेशन है, उसमें 9 फार्मूला हमको पढ़ना है। 3 मैंने लिखा है, अब मैं आपको 6 बताने वाला हूँ। तो सर क्या है वो देखो, ध्यान से देखोगे हमें। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना है तो क्या लिख सकते हो, इसको देख के बताओ। समझो ये एक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है बराबर। एक लिखा हुआ आपको पहले से, यहाँ पे सर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा था, उधर गया तो सर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी, जो कि इसी से बना हुआ है। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। एंड द आवर थर्ड वन इज, अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए होता सर तो क्या लिखते हैं? 1 पहले से था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आपको प्लस में है, इधर जाएगा तो सर माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देख लो, एक हमने याद किया और हमने 2 बना दिया, एक हमने याद किया और हमने 2 बना दिया। अगर ये आप भूल भी जाते हो ना, अगर ये आपको याद है तो उससे ये दोनों याद आ जाएगा। ठीक है, अरे समझ रहे हो? ये सारे के सारे आइडेंटिटीज है, सारे के सारे याद करने, ऐसे मत समझना सर ब्लैक कलर से 3 को लिखे हैं मतलब तीनों को जरूरी है, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे जो जितना मैं लिखने वाला हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, याद तो सब के सब करने हैं। ठीक है सर, बात आती है नीचे वाले की। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो समझो ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बराबर। 1 पहले से ही है, यहाँ पे माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, उस साइड जाएगा तो सर प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे बच्चों। बोलोगे हाँ सर ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर हमको सर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे तो निगेटिव में है, तो उधर ले जाओगे तो सर पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, और पॉजिटिव में टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लेकर लिखाता है, तो इधर आपको बच जाएगा सर, क्या चीज़ बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और सर प्लस में है, इधर आएगा तो सर माइनस में हो जाएगा। मुझे पता है ये थर्ड वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, ये थर्ड वाला जो मैंने आइडेंटिटीज बनाया है वो आपको समझ में नहीं आया होगा, कैसे हुआ अभी देख सकते हो आप। इसको देखो ध्यान से, इसको देख रहे हो? बोलोगे हाँ सर इसको हम देख रहे हैं। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हमें निकल के आएगा, देखते रहो। थोड़ा लंबा था इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो सर प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सर माइनस में, हाँ सर माइनस में, ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो बोलोगे हाँ, और सेक स्क्वायर थीटा को अपने जगह पे ही रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा को अपने जगह पे ही हमने रहने दिया है। 1 यहाँ पे प्लस में था, इधर आएगा तो बच्चों एलएचएस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर। टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बस इसको इधर लिख दो, इसको उधर लिख दो, मतलब कि सर टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है क्या? तो हाँ बच्चों वही हमने लिखा है, वही है, देख लो ध्यान से देख लो। इसको इधर कर देना, इसको उधर कर देना, यही वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक बात समझ में आ गई है, आप लोग क्लास 10th में आ गए हो, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे लिखनी नहीं पड़े ऐसा ध्यान रखोगे, आप लोग का ये काम है ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, अब यहाँ भी सेम करने वाले, अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 लिखा हुआ है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सर हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सॉल्व करके देख सकते हो ये आने वाला है। ये हमारे कुल 9
आइडेंटिटीज हो गए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के ऊपर में, जिसे हम स्क्वायर रिलेशन भी बोलते हैं। अगर मैंने आपको ये जो फार्मूलाज हैं, ये जो आइडेंटिटीज है, वो आपको लिखना सिखाया, अगर आप सीख गए तो अच्छी बात है, बेस्ट है। अगर नहीं सीखे तो भाड़ में गया, आप बस ये याद कर लो, इसे रट लो, क्योंकि नहीं रटोगे तो फिर सवाल नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो बोलोगे सर मैथ में रटना पड़ेगा, हाँ रटना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ रटना पड़ता है। फार्मूलाज हो गए, डिफिनेशंस होंगे, ये रटना पड़ता है और समझना भी पड़ता है। ठीक है, समझ लो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फार्मूलाज है बच्चों, रटना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देख लो, अगर जो जो भी मैंने बताया वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो रट लो, फार्मूलाज तो आपके सामने है ही, फार्मूला सीट तो है ही, आराम से कर लोगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि इतना ही फार्मूलाज है, अभी फार्मूला लिखना मैंने स्टार्ट ही किया, थोड़ा सा और बाकी है, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, इतना लिखो पहले आप। ठीक है सर, हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के ऊपर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा अभी जस्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में, किसके बच्चों, तो बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, जिसको सर बोला जाता है रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन भी से कई कई लोग बोलते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन, या तो मैं कहूँ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में हम लोग कुछ आइडेंटिटीज बच्चों देखने वाले हैं। ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक। पहला मेरे भाई, पहला, इसमें भी मैं 3 खास लिखूंगा, उससे बाकी का बनाऊंगा, लेकिन आपको बनाने पे भी ध्यान दोगे तो अच्छी बात है, वैसे तो याद तो करने ही पड़ेंगे आपको। ऐसा है कि साइन थीटा इंटू, ये जो मैं डॉट दे रहा हूँ डॉट, ये इंटू है मेरा भाई, इंटू है, बड़े हो जाओ, 10th में आगे हो, कॉसेक थीटा बराबर 1। इससे हम लोग दो फार्मूला यहाँ पे निकालने वाले हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे फिर साइन कॉसेक हो गया हमारा, फिर टेन कॉट देख लो आप, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, इससे भी हम लोग दो रिलेशन यहाँ निकालने वाले हैं। ठीक है, या तो मैं कहूँ दो फॉर्मूला निकालेंगे, एंड द थर्ड वन मेजरली इज आवर, क्या बच गया सर, बच गया है हमारा एक सेक थीटा इंटू कॉस थीटा मेरा भाई बराबर 1। ये इंटू का सिंबल है जो आपको दिख रहा होगा, ये डॉट। ठीक है, हाँ, मेजरली ये मैंने 3 लिखा है, इससे हम लोग 6 बनाएंगे, इससे हम लोग 6 बनाएंगे, इससे हम लोग 6 निकालेंगे, मतलब कि ये लोग सब है जन्नी, है जन्नी। ठीक है, ये लोग फादर हो गया, उनके बच्चे सब आप निकलने वाले हैं। देखो यहाँ सर क्या बात कर रहे हो, बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, नहीं यहाँ मैथ की क्लास चल रहा है, देखो कैसे निकलने हैं बस। ठीक है, बनाएंगे हम लोग, आराम से बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सर की फार्मूला, हाँ फार्मूला ही है, एग्जाम्पल तो वैसे ही मुँह से निकल गया मेरा। यहाँ देख लो, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगे मैं, यहाँ देखो, ऐसा है मेरे भाई, अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 1 पहले से लिखा हुआ है, ये कॉसेक थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा, क्या बात है, क्या बात है, सेकेंड वन फार्मूला तैयार, क्या बात है। अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1 तो लिखा ही हुआ था पहले, साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा, बस बात खत्म। आप आगे का खुद कर सकते हो, मुझे पता है आप में उतनी क्षमता है, आप में उतनी पोटेंशियल है ना। हाँ सर है, क्या बात कर रहे हो, शक मत करो सर हम सब पे, हाँ ठीक है वो भी बात है, इधर देख लो ध्यान से। तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ये सारे के सारे रिलेशन ही हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद करने हैं। मैं बस आपको लिखना सिखा रहा हूँ बच्चों, याद तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप जैसे आप ट्रिक से याद करो, चाहे अपने मन से याद करो, चाहे रगड़ रगड़ के याद करो, याद तो करने पड़ेंगे भाई। ठीक, बड़ा बुरा हाल है बच्चों का आज का। अरे यहाँ देखो, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करनी पड़ेगी सर, 1 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉट थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो सर कॉट थीटा डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलोगे हाँ सर ठीक है। अगर कॉट थीटा चाहिए होता तो 1 लिखा हुआ था पहले से, बट्टा टेन थीटा लिखते हैं, और क्या करेंगे सर, ये समझ में आएगा, बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छा से आ रहा है। देख ले भाई, यहाँ भी वही है, सेक थीटा की वैल्यू अगर चाहिए होती तो क्या करते हैं, 1 लिखा हुआ था, नीचे में कॉस थीटा लिख देते हैं। अगर कॉस की चाहिए होती तो 1 अपॉन में सेक, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, उतना हार्ड नहीं है, देख लो आराम ध्यान से देखो। ठीक है, समझ में आ रहा, देख के बता भाई समझ में आ रहा है। ये जो 9 यहाँ पे लिखा गया है, 9 ही है ना भाई, 3 3 6 3 9, हाँ आपको याद तो करने पड़ेंगे, देख लो हो जाएगा याद, बोलो हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं याद करने पर, कोई बात नहीं, मैंने ट्रिक बता दिया है, आप निश्चिंत हो जाओ। सर आप तो, आपका क्या है, आप तो बता देते हो, याद तो हमें करना पड़ता है। हाँ चलो यहाँ देखेंगे, बातें की बात, एक क्वेश्चन रिलेशन भी आता है, क्वेश्चन रिलेशन एक किस प्रकार का होता है आप देख लो अब, जैसे कि डायरेक्ट
टेन थीटा की वैल्यू होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है बच्चों। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फर्स्ट फार्मूला हो गया क्वेश्चन रिलेशन में, फर्स्ट फार्मूला। एंड द सेकेंड वन इज सर कॉट थीटा की वैल्यू, वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देख लो, दो वैल्यूज मैंने लिखी है जो कि सर क्वेश्चन रिलेशन में लाई करता है। टेन थीटा की वैल्यू कभी कभी हम लोग टेन थीटा की जगह पे ये यूज करेंगे और कॉट थीटा की जगह पे ये यूज करेंगे। अब अगर ध्यान से इस पे देखोगे तो आपको लगेगा जो भी टेन थीटा की वैल्यू है साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा का इसके वैल्यू अपोजिट है। अगर यहाँ पे साइन अपॉन कॉस लिखा है तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन लिखा है, और ये दोनों आपको याद हो जाएगा ऐसे ही तक है। ठीक है, हाँ ठीक, बताओ ठीक है। हाँ, एक छोटा सा शायद दो है, हाँ दो और होगा रिलेशन, उसे देख लो। वो शायद डिवीजन में आता है, हाँ डिवीजन में ही आता है, वो देख लेंगे, फिर हम लोग सवाल की तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा, आपने फर्स्ट में पढ़ा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के ऊपर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या तो मैं कहूँ फार्मूलाज, जिसे आप स्क्वायर रिलेशन भी बोलते आए हो। और सेकेंड में आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोले हो। एंड द थर्ड वन आपने अभी जस्ट बगल में क्वेश्चन रिलेशन भी पढ़ा, जिसमें दो आइडेंटिटीज़ आपने देखा। एक आखिरी है बच्चों डिवीजन वाला है, उसमें भी दो आइडेंटिटीज़ हैं, हमें वो भी देख लेने हैं, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो सवाल भी छूट जाएगा। डिवीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें दो ही फार्मूलाज हैं। पहला हमारा सेक थीटा जो टेन थीटा बराबर होता है बच्चों वन अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान से देख लो। और द सेकेंड वन, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंगीन करते हैं ज़िंदगी को। और सर यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा जोड़ कॉट थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ध्यान से देखोगे यही दो गुणों है, याद कर लोगे आराम से। याद कैसे करोगे, इसमें भी ट्रिक बता दे क्या। यहाँ जो भी लिखा है यहाँ वही लिखा है, बस साइन का उल्टा है, अब फ्रैक्शन में आ गया है बस, और कुछ नहीं। मतलब जब भी सवाल में ऐसा कुछ आएगा, ये आएगा तो उसके जगह पे ये यूज कर सकते हैं, और ये आएगा तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आखिर है क्या। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने आपको लिखा है, मैंने आपको स्क्वायर रिलेशन में 9 बताए हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी 9 बताए हैं, तो 9 9 18 हो गया। दो को आपको क्वेश्चन वाले में बताए हैं तो 18 2 20 हो गया, दो यहाँ बताए हैं तो 20 2 22 हो गया। कुल मिला के 22 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको इस चैप्टर में कम से कम याद करने ही पड़ेंगे, तभी जाके सवाल आपसे खिलेंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला आपका। समझ गए, 22 आइडेंटिटीज जो आपको याद करने हैं। लेकिन सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आखिर है क्या। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा इक्वेशन जो कि हर एक नंबर्स पे ट्रू होता है, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है वो। ठीक है, आप उसमें कुछ भी वैल्यू रखोगे सबके लिए वो जो है आपको बराबर ही आएगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे ये एक इक्वेशन ही तो है, बीच में इक्वल्स टू लिखा हुआ है, एलएचएस में कुछ वैल्यूज हैं, आरएचएस में कुछ वैल्यूज हैं, दैट इज कॉल्ड आवर इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें आपको ये हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। ठीक है सर, समझ में तो नहीं आया पर अच्छा लगा, हाँ चलो ठीक है, समझना भी नहीं आपको, आपको बस इसे याद करने हैं, मेन चीज़ है याद करने हैं। अब हम लोग सवाल के ऊपर आएंगे कि सर इस अगर ये सारे आइडेंटिटीज हमें याद हैं तो किस प्रकार के सवाल इस पे आते हैं और कैसे बनाया जाता है वो देख लो। क्योंकि ये वन शॉट वीडियोस है तो मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा, कम से कम मैं 3 सवाल करवाऊंगा आपको। ठीक है, और एक अलग से सीरीज लेके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, या तो मैं कहूँ PYQs का, जिसमें आपको चैप्टर वाइज PYQs आपको वीडियो में लाए जाएंगे, अगर आप सबका डिमांड होगा तो। ठीक है, अगर आप सब बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि सर चैप्टर वाइज PYQs लाओ, तभी मैं लाऊंगा, वरना नहीं। ठीक है, आप सबका प्यार तो चाहिए ना, है कि नहीं। तो हाँ सर, आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार चाहिए चाहिए, तभी जाके ये कुछ हो सकता है कि नहीं। हाँ सर ठीक। तो ठीक है, सवाल देख लेते हैं मेरे बच्चों। तो ये रहे उन पे दो सवाल, और एक सवाल और करेंगे, पहले ये आप दो तो कर लो। ठीक है, ये थोड़े से इजी हैं, और एक थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा हार्डर लेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ठीक है सर, ये देखिए हमारा दो क्वेश्चन है, हमारा किस तरह के सवाल आते हैं तो देख लो, इस तरह के पीदी पीदी सवाल आ रहे हैं फिलहाल आजकल। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जितने भी कॉमन सेंस है सारे के सारे खोल लो, सारी इंद्रियां खोल लो, तब जाके सवाल को देखो, तब बनाओगे। ऐसे नहीं कि आंख बंद है, नींद लग रहा है, टीवी चल रहा है, बगल में प्लेट पड़ा हुआ, खाना लगा हुआ है, फोन भी चल रहा है, पिनो चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे आपको कंसंट्रेट होकर ट्रिग्नोमेट्रिक्स के सवाल करने पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको देखिएगा सर 9 इसमें भी है, 9 इसमें, मतलब कि ये दोनों
जो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये लिखा हुआ है, दोनों टर्म में कुछ बात कॉमन है, कुछ बात कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है मेरे भाई। 9 कॉमन लोगे तो इससे इस टर्म में डिवाइड दोगे तो 9 से 9 हट जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का माइनस, 9 से 9 काट दोगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। समझ आ रहा है सर? आपने थीटा के बारे में पढ़ाया था, आपने थीटा को एज एक्यूट एंगल मान के उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे हमको, लेकिन यहाँ पे तो ए आ रहा है, तो कोई बात नहीं, काहे डर रहे हो मेरे भाई, काहे डर रहे हो? वो थीटा था, एक एक्यूट एंगल था, यहाँ पे ए को एक्यूट एंगल लिया गया होगा, ए को एक्यूट एंगल लिया गया होगा, ए बी सी डी कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज थोड़ी ना होने वाले हैं, वो सेक थीटा, वो टेन थीटा, वो कॉट, वो थोड़ी चेंज होने वाला है, बस थीटा ना चेंज हो रहा है, थीटा, लेकिन होगा तो एक्यूट एंगल ही, तो ए हमारा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, थीटा के जगह पे फॉर्मूलाज वही रहेंगे, बस थीटा के जगह पे आप ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, 9 का 9 लिखोगे, बीच में कुछ नहीं तो गुना। आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ा था जस्ट पिछले स्लाइड पे, इसको ध्यान से देखोगे, जहाँ पे ए है समझो वो थीटा है, मन में मान लो ए थीटा है, ठीक ना, क्योंकि ये यहाँ पे एक्यूट एंगल है, वहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो समझो तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या पढ़ा था आपने? तो आपने पढ़ा था ये हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में आइडेंटिटीज आया हुआ था, जिसकी सर हमने पढ़ा था ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, आप जाके देख सकते हो, आपकी नोटबुक में लिखा गया होगा। ठीक है सर, इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर आपको याद है बच्चों आइडेंटिटीज, तभी जाके फार्मूला हिलेंगे, वरना हिल नहीं सकते हैं आपसे फार्मूला। ठीक है, बात को समझो, अगर याद है तभी कुछ होगा, वरना कोई कल्याण नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, घोल के नहीं पिला दूंगा आपको, ठीक ना, याद तो खुद करने ही पड़ेंगे आपको। और 9 एका 9 होता है, ये दुनिया जगत सबको पता है मेरे भाई, आंसर हो गया हमारा, बस। है इजी सा, लगेगा आपको कितना इजी है, पर जिसको वैल्यू नहीं है उसके लिए तो पहाड़ है भाई, पहाड़ है उसके लिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आगे सॉल्व करें, हाँ सर आगे करिए। इसको देखो, जब भी ऐसा कुछ आता है ना, टेन कॉट सब आता है, बस ऐसा कुछ अगर टेन कॉट कॉसेक सेक सबको हम लोग आपको चेंज करने वाले हैं साइन और कॉस में। क्या होता है ना, साइन और कॉस में चेंज करते हैं तो सवाल इजियर बनता जाता है, हर सवाल हम लोग करते आते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का प्रैक्टिस करना है, आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं बनना है एनसीईआरटी तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ जाके प्लेलिस्ट खोलोगे, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर 8 में प्लेलिस्ट होगा, चैप्टर 8 का प्लेलिस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जाओगे तो आपको एनसीईआरटी के सारे सवाल वहाँ पे करवाए गए हैं निश्चिंत पूर्वक आराम से, वहाँ से जाकर रिवाइज कर सकते हो, कुछ दिक्कत है तो वहाँ पे वीडियो देख सकते हो, चाहे आपको जहाँ से सुविधा हो वहाँ से देखो, लेकिन देखो समझो। तो हम लोग टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, सबको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप पहले सवाल से देखोगे, आप, आपको आपके सामने टीचर सॉल्व कर रहा है और आप भी वैसे सॉल्व नहीं, कुछ कुछ सवाल 5-10 सवाल तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्या लिखा हो भाई साहब, धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे चैप्टर ऐसा है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे मत समझो कि फर्स्ट बार में अगर समझ में आए तो ऐसा मत समझना कि स्टूडेंट खराब हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्टूडेंट की यही दिक्कत है, पहले 5-10 सवाल आपको थोड़ी सी समझ में नहीं भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने आप को कमज़ोर या बस को ना समझो, ठीक है, ये मजाक की बात नहीं है, सीरियस की बात है, वो अलग बात है, फिर यहाँ से छूट जाती है। ठीक है, हाँ सर, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, और लिखा हुआ है सर 1 का 1, जोड़ का जोड़, सर टेन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा एक काम करते हैं ना, इसमें पूरा दिमाग क्या लगा, ये ध्यान से देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप समझो थीटा है, वही थीटा एंगल, यहाँ पे ए समझो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता था उसकी क्या वैल्यूज होती थी सर? सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता था, आप लोग अपने कॉपी में जाकर देख सकते हो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं मेरे भाई, अपॉन का अपॉन लिखोगे, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, सोचो, तो बोलोगे सर इसका वैल्यू भी पता है, हम सब कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप लोग अपने कॉपी अपनी नोटबुक चेक कर सकते हो, मैंने जस्ट अभी लिखा है इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, डायरेक्ट फार्मूला पे बेसिस है, यहाँ फार्मूला बेस्ड है हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सवाल फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, ठीक, लगभग। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है साइन और कॉस में अगर लिखें तो? सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है अगर हम साइन कॉस में लिखें तो सर जहाँ तक पता है सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। लेकिन सर आपने जो पढ़ाया था, आपने कुछ ऐसा पढ़ाया हम लोग को कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे पढ़ाया सर आपने हमें, सेक सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉस थीटा, आपने ऐसा पढ़ाया, लेकिन इसमें तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो ठीक है ना, अगर इसमें स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो, इसमें अगर स्क्वायर तो आप भी स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्वायर नहीं है बच्चों तो आप नहीं है तो नहीं है, जब है सवाल में है तो स्क्वायर लगा दो, समझ आ रहा बात? हाँ, तो सेक स्क्वायर ए को, या तो मैं कहूँ सेक स्क्वायर थीटा ही समझो,
तो उसको आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ए है, कोई सवाल में बी भी दे देगा, कोई में थीटा भी दे सकता है, लेकिन उससे घबराओ मत। फार्मूलाज वही रहेंगे, आइडेंटिटीज वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले मेरे भाई, वो चेंज नहीं होने वाले। मेन फ्रैक्शन दोगे, बट्टा दोगे, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। तो आपने पढ़ा था रेसिप्रोकल एडिशन में, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। पढ़ा था, बोलोगे हाँ सर। 1 अपॉन cos स्क्वायर को वही लिख दोगे। ये आपको डिवाइड का सिंबल है, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड होता है ना, हाँ सर होता है, इसको यहाँ लिख दो। अब ये फिर डिवाइड गुना में चेंज होगा तो ये फ्रैक्शन उलट जाएगा, लेकिन आप उतने आप छोटे रह नहीं गए हो, उतने छोटे रह नहीं गए हो, तो डायरेक्ट ये स्टेप से कहाँ जाना है पता है, ये स्टेप से कहाँ जाना है आपको, फ्रैक्शन है और नीचे वाला डिवाइड में है, तो गुना में जब आएगा तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में 1। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। ऊपर ऊपर गुना करो तो सर साइन स्क्वायर ए आएगा, नीचे नीचे गुना करो तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। और आपने एक फार्मूला पढ़ा था, या आपने एक फार्मूला पढ़ा था कहाँ पे सर, तो क्वेश्चन रिलेशन में आपने 2 फार्मूलेस पढ़े थे। पहला पढ़ा था आपने टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, आपने ये पढ़ा था। और फिर पढ़ा था आपने कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये पढ़ा था। इसकी जरूरत फिलहाल नहीं, इसकी जरूरत, नीचे वाले की जरूरत फिलहाल नहीं है। ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को देखो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, वो अलग बात है, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, उससे घबराओ मत, उससे घबराओ मत। अगर स्क्वायर यहाँ दे दिया तो आंसर में भी यहाँ भी स्क्वायर ही लगा देंगे, उससे उससे मत घबराओ आप। ठीक है, तो क्या यही चीज़ लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर अपन में कॉस स्क्वायर ये बराबर होता है टेन स्क्वायर ए के, बराबर होता है टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है। ठीक है, हाँ मुझे पता है दिक्कतें आ रही होंगी, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं है। अगर दिक्कत नहीं आ रही तो बहुत अच्छा है, अगर आ रही है तो ये कॉमन सी बात है जो कि सारे स्टूडेंट देखी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। घबराओ मत, आराम से बनाओ सवाल, प्रैक्टिस जितने सवाल प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, उतने अच्छे बनते जाओगे इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, हाँ सर ठीक है, और अच्छा खासा नंबर भी आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा आपको, 9-10 नंबर के सवाल तो देखे गए हैं कई बार। ठीक है, हाँ सर ठीक। एक और सवाल करें क्या, एक और सवाल करते हैं, थोड़ा लिटिल बीट थोड़ा सा हार्ड रहेगा, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होने वाला है ये चैप्टर का। ठीक है सर, ये रहा आखिरी सवाल इस वीडियो लेक्चर का, क्योंकि ये 1 शॉट है, मैंने पहले ही कहा अधिक सवाल मैं नहीं करवा सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे सर हम लोग 10th के स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे वीडियो बना वगैरह वगैरह, तो इसीलिए यहाँ देखो काफ़ी बच्चों का कमेंट ऐसा होता है, मुझे पता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं बच्चों, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, सवाल देखो, इस तरह का जो सवाल आएगा आपको हेडिंग लिख के दिया जाएगा, प्रूफ करना होता है इसमें LHS बराबर RHS, इस तरह के सवाल में आपको हेडिंग लिख के दिया होगा, मैंने हेडिंग नहीं लिखा है, समझो, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस तरह के सवाल में आपको प्रूफ करना होता है कि LHS बराबर RHS, ये प्रूफ करना होता है। तो LHS उठाओ चाहे RHS उठाओ, एक को उठाओ और उसको दूसरे के बराबर प्रूफ करो। अगर आप RHS उठाते हो तो उसको LHS के बराबर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, अगर आप LHS उठाते हो तो आपको वो RHS के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेजरली हम लोग LHS की उठाते हैं, मेजरली हम लोग LHS की उठाते हैं और उसको RHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, मेजरली 90 99-95% टाइम वही करते हैं हम लोग, हमेशा डबल ओवर, कि LHS उठाते हैं उसको RHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। सवाल में प्रूफ करने के लिए ये बोलेगा सो डैट LHS जो है हमारा बराबर होगा RHS के, इस तरह से बोलेगा। ठीक है, हम लोग वही करने वाले। LHS को उठाएंगे तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे LHS बराबर जो भी है हमारा कॉट ए माइनस कॉस ए, माफ़ करना बच्चों, माफ़ कर, मार्कर चेंज होना चाहिए था, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए जोड़ कॉस ए, यही है। अब इसको हम RHS के बराबर सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करते हैं वो देखो। तो मैंने आपको कहा था टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, सबको हम साइन कॉस में तोड़ते हैं, और जो साइन कॉस में है वो अच्छी बात है, वो है, उसको रहने दो, उसको रहने दो। तो कॉट लिखा हुआ है, कॉट को क्या करेंगे जो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कॉट को, कॉट को क्या करेंगे जो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो सर आपने एक रिलेशन बताया था, कॉट लिख सकते हैं हम लोग साइन ए अपॉन में, माफ़ करना कॉस ए अपॉन में साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं। आपने बताया था सर कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो भैया थीटा की जगह यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है, समझो मेरी बात को। और जो कॉस में है उसको उसी में रहने दो, कॉस और साइन को उसी में रहने देना, और बाकी को कॉस साइन में चेंज कर लेना। ठीक है, हाँ सर ठीक है, यहाँ भी कॉट लिखा है, इसको भी कॉस साइन में चेंज करेंगे, वही हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन है, प्लस का प्लस, यहाँ पे कॉस ए है बेचारा उसी में है तो उसी में रहने दो फिलहाल इसमें। अब ऊपर देखो,
इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो बोलोगे हाँ सर कॉस ए कॉमन है। तो ठीक है, कॉस ए को कॉमन लिया जाए, इससे फर्स्ट टर्म में डिवाइड देंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में आपको साइन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का माइनस हो जाएगा, कॉस से कॉस ए कट जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, हाँ नीचे में देखो तो कुछ कॉमन है क्या, तो हम बोलोगे हाँ सर कॉस ए कॉमन है, यहाँ भी कॉमन लेंगे, इससे फर्स्ट टर्म डिवाइड दोगे तो ऊपर से ऊपर ये कट जाएगा, कॉस नीचे से ऊपर कटेगा, हमारा हो जाएगा भाई साहब 1 में साइन है। अरे भाई कैसे हो रहा है, आपको मालूम चल रहा है ना, और प्लस का प्लस, कॉस ए से कॉस ए एक मरतबा कट जाएगा। ये मैं कैसे डिवाइड दे रहा हूँ मालूम चल रहा है क्या, मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट टर्म है उसको उठाओ, जो भी कुछ है हमारा उसको डिवाइड देना पड़ता है, उसको डिवाइड देना पड़ता है, यहाँ पे जो भी हमें कॉमन ले रहे हैं ना उसे डिवाइड देना पड़ता है, मतलब कि कॉस से डिवाइड देंगे। हाँ आपको पता है कॉस अभी डिवाइड में है, गुना में आएगा तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। अभी आपको कॉस लिखा हुआ है, मतलब नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, बोलोगे हाँ नीचे 1 है। अभी डिवाइड में अगर इसको इंटू में करेंगे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 1 में कॉस हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर बात तो सही बोलो। तो कॉस से कॉस से हम लोग काट दिए तो वो 1 में साइन बचा ना, वही तो लिखा है हमने यहाँ पे, वही तो लिखा है। अब देखो इतनी छोटी छोटी बात मैं आपको नहीं बताने वाला, मुझे लगता है कभी कभी कि आप लोग क्लास 5-6 का स्टूडेंट हो, वैसे समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। ठीक है, यहाँ देखोगे आप कॉस से ऊपर में भी है, कॉस नीचे में भी है, और मल्टीप्लाई में है तो आराम से कट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच गया 1 में साइन है, 1 में साइन है को आप क्या लिख सकते हो, सोचो तो ऐसा कोई आइडेंटिटीज है जो 1 को कुछ में चेंज कर दें, क्योंकि आप फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। तो सोचो ऐसा कुछ आइडेंटिटीज है, अगर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है तो मैच करोगे, ये इससे मैच हो रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं सर इससे मैच तो नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी भी आगे चलने वाला है, आगे सिंप्लीफाई होने वाला है। तो मुझे पता है कि प्लस और माइनस के क्षेत्र में आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, पर आइडेंटिटीज चेंज करके कुछ लिखा जा सकता है। तो 1 में साइन ए मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है, माइनस का माइनस दोगे 1 का 1 दोगे अपॉन में, और 1 में साइन ए भी कॉसेक ए होता ही है। अरे वही चीज़ तो लिखा हुआ है ऊपर नीचे, +1। आप देखो तो क्या आप RHS के बराबर आ रहा है क्या, आप RHS के बराबर है, हाँ तो सर ये हमारा जो LHS था उसको हमने तोड़ दिया RHS में, देखो सेम है, लिखो देंगे बराबर RHS, जो भी LHS था वो हमारा बराबर आ गया RHS के, देखो मिला तो सेम है, हाँ वेरीफाइड हो गया, लिख सकते हो वेरीफाइड। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। मुझे पता है अभी भी काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आ रही होंगी, तो मैंने पहले ही कहा चैनल पे जाओ, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे एनसीईआरटी के सवाल करवाए गए हैं, उतना भी कर लोगे तो इनफ है, मोर देन इनफ है आपके लिए। जो 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 कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही, तो एनसीईआरटी भी कर लो, काफ़ी हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्हें इनके पास समय नहीं बचता, आजकल बोलते मेरे पास समय ही नहीं है, क्या बात है, क्या काम करते हैं भगवान मालिक है, पर जो भी है। लेकिन अगर आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो आपको चैनल पे जाओ, मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में होगा, यहाँ पे चैप्टर 8 से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ उस पर क्लिक करोगे आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्लस इंट्रोडक्शन डिटेल में मिल जाएगा। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया पूरा का पूरा, लेकिन वहाँ पे डिटेल में है, शांति से समझाया गया, एक वीडियो में नहीं 2-3 वीडियो में होगा, देख लेना, अगर नहीं तो सवाल प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये वीडियो को काफ़ी लंबा मैं नहीं करूँगा, अब अंत करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9। ठीक है सर, आपको पता है आपको क्या करना है, सवाल लगाने हैं, खुश रहना है, खुश रहना ही है बच्चों। ठीक है, ठीक है सर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।